नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज पर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत बीए प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर हिंदी के अंतर्गत आपका है हिंदी काव्य। तो हिंदी काव्य में चल रहा आपका छठवां 6 रीतकाल यानी रीतकाल से संबंधित बीए प्रथम सेमेस्टर में जितने प्रश्न पूछे जाने की संभावना रही थी वही हम लेकर आए हैं। तो इसमें आज आपका महत्वपूर्ण जो प्रश्न रहने वाला है वो इस प्रकार से दिया है कि रीतकाल की प्रमुख काव्य धाराओं अथवा वर्गीकरण एवं प्रमुख कवि और उनकी कृतियां। देखो ये कहा कि जो रीतकाल है उसकी प्रमुख काव्य धाराओं, तो तीन ही प्रमुख काव्य धाराएं हैं, या फिर अथवा वर्गीकरण किसका, रीतकाल का वर्गीकरण, प्रमुख कवि और उनकी प्रमुख कृतियां या रचनाएं। तो इतना सब हम विस्तार से यहाँ लेकर आए हैं बी के हिसाब से। तो उत्तर हम इसका कुछ इस प्रकार से लिखेंगे कि रीतकाल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है रीतबद्ध काव्य, रीत सिद्ध काव्य और रीत मुक्त काव्य। ठीक है, अब इसको हम बारी बारी से इसका क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे और उसके से संबंधित कवि और कृतियां भी लेकर चलेंगे। तो पहले हेडिंग डालेंगे रीतबद्ध काव्य। इस वर्ग में वे कवि आते हैं जो रीत के बंधन में बंधे हुए हैं, अर्थात रीतकाल के वे कवि जिन्होंने लक्षण ग्रंथों की परिपाटी पर काव्यांगों का लक्षण एवं उदाहरण देते हुए रीत ग्रंथों की रचना की है उन्हें रीतबद्ध कवि कहते हैं। सीधी सी बात है, जो रीत के बंधन से बंधे रहे उन्हें ही रीतबद्ध कवि कहते हैं। रीत के बंधन अर्थात परंपरा से बंधे रहे, यानी जो रीतकाल के कवि हैं जैसा उन्होंने लिखा उसी परंपरा को निभाते चले आए वो कहलाते हैं रीतबद्ध काव्य या रीतबद्ध कवि। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब आते हैं आगे, अब इनके बारे में और जान लेते हैं। राजाओं के दरबार में रहकर रचना करने वाले कई कवि इस काल में हुए जिन्होंने आचार्य बनने के लिए लक्षण ग्रंथों की रचना की, यानी जो इस काल के कवि थे वो किसी न किसी राजा के आश्रय में रहते थे और इन्होंने आचार्य बनने के लिए कई लक्षण ग्रंथ लिखे। भले ही उनका रीत निरूपम एकांगी अधकचरा और अधूरा ही क्यों ना रहा हो, यानी उन्होंने प्रयास तो किया आचार्य बनने का कवि से, लेकिन कहते उनमें ऐसे कोई लक्षण या उनकी रचनाओं में नहीं दिखाई दिए जिससे वो आचार्य लगें। इसलिए ऐसे कवियों के रीत ग्रंथों पर टिप्पणी करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि क्या कहा है, देखो, इन रीत ग्रंथों के कर्ता भावुक सहृदय और निपुण कवि थे। उनका उद्देश्य कविता करना था, ना कि काव्यांगों का शास्त्रीय पद्धति का निरूपण करना। अब काव्यांग बार बार आइए, क्या होता है, काव्य के अंग। अब काव्य के अंग कौन होते हैं, रस छंद अलंकार, इन्हीं के बारे में कहा जा रहा है काव्यांग। काव्यांग जो बार बार बोला जा रहा है, ये तो हो गया रामचंद्र ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की ये विचारधारा, उन्होंने उनके बारे में क्या कहा था। रीतबद्ध कवियों का प्रमुख उद्देश्य अपनी काव्य प्रतिभा का परिचय देना था, अतः वे लक्षणों पर उतना ध्यान नहीं देते जितना उदाहरणों पर। ध्यान रखना, लक्षण यानी नियमों पर उतना ध्यान नहीं दे पाए जितना उदाहरणों पर देते रहे। इसीलिए तो आचार्य शुक्ल ने इन्हें कवि आचार्य नहीं माना, कवि माना। यही कारण है कि इनके द्वारा दिए गए काव्यांगों के लक्षण अपर्याप्त एवं असंगत हैं। ऐसे प्रमुख कवि एवं उनके ग्रंथों के नाम अब कौन कौन से ऐसे कवि, चिंतामण उनकी रचना काव्य विवेक, मतीराम देव उनकी है भाव विलास काव्य रसायन 2 हैं, भिखारी दास की काव्य निर्णय, पद्माकर की जगद्विनोद आदि, ये इतनी रचनाएं कवि और उनकी रचनाएं हैं। अब आगे, इन सभी कवियों के द्वारा किया गया रीत निरूपण एकांगी अधूरा अपरिपक्व है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन कवियों के आचार्यत्व पर टिप्पणी करते हुए लिखा, क्या लिखा ये देख लेते हैं। वो कहते हैं कि हिंदी में लक्षण ग्रंथों की परिपाटी पर रचना करने वाले जो सैकड़ों कवि हुए वे आचार्य कोटि में नहीं आ सकते, वे वास्तव में कवि ही थे। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते जो रीतकाल के कवि हैं आचार्य बनने का प्रयास किया है लेकिन आचार्य बन नहीं पाए, क्योंकि उनके काव्य में कवियों वाले गुण दिखाई देते हैं, आचार्य वाले तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब आगे फिर इन कवियों ने साधारण पाठकों को काव्य शास्त्र की सामान्य जानकारी कराने के उद्देश्य से रीत ग्रंथ लिखे जिनमें मौलिकता का एकदम अभाव है, क्योंकि ये सभी ग्रंथ संस्कृत काव्य शास्त्र को उपजीव का अर्थ होता है निर्भरता, यानी जो दूसरों पर निर्भर है, बनाकर लिखे गए थे। ना तो इन्होंने कोई मौलिक उद्भावना की और ना इनसे काव्य शास्त्र का कोई उल्लेखनीय विकास हुआ। श्रृंगार रस
निरूपक कवियों में मतीराम का महत्वपूर्ण स्थान है। श्रृंगार रस का विस्तृत विवेचन एवं उसके विभिन्न अंग उपांगों का वर्णन किया है। कहते कि इन्होंने जो काव्य शास्त्र लिखे हैं वो भी संस्कृत वाले ही कॉपी कर लिए हैं, उसी पर आधारित, यानी इनका कोई विशेष योगदान काव्य शास्त्र नहीं लिखने में रहा है। अब आगे, हिंदी रीत ग्रंथों में अलंकार विवेचन को सबसे अधिक स्थान दिया गया है। अधिकांश कवियों ने अलंकार निरूपक ग्रंथ संस्कृत आचार्य जयदेव के चंद्रलोक और अप्य दीक्षित के कुवलयानंद पर आधार ग्रहण कर लिखे हैं, यानी इनकी कॉपी करके इन्होंने लिखने का प्रयास किया। इनके द्वारा दिए गए लक्षण भले ही भ्रामक हों किंतु उदाहरण बहुत सरल बन पड़े हैं। कुछ कवियों ने छंद एवं नायका भेद का विवेचन भी रीत ग्रंथों में किया है। अंत में कह सकते हैं कि हिंदी में काव्य शास्त्र का द्वार खोलने का श्रेय इन रीत ग्रंथकारों को अवश्य दिया जा सकता है। हाँ, ये बात सही है, यानी इन्होंने रीत काव्य शास्त्र लिखने का प्रयास तो जरूर किया। अब बार बार मन में ये भी आता है काव्य शास्त्र क्या, काव्य का मतलब काव्य शास्त्र, शास्त्र होता है नियम, यानी काव्य के जो नियम होते हैं उनके बारे में। काव्य रसकों को काव्यांगों की जानकारी प्रदान कर उन्होंने काव्य के प्रति लोगों के रुझान को बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण योगदान किया। तो ये हो गया आपका रीतबद्ध के बारे में संक्षेप में जानकारी। अब आते हैं रीतबद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवि और एवं कृतियाँ या रचनाएं उन्हें कहते हैं। तो पहले कवि कौन, चिंतामणि हमने लिए हैं। इनकी काव्य विवेक, श्रृंगार मंजरी, काव्य प्रकाश, रस विलास, कवि कुल, कल्पतरु, तो हमने संक्षेप में ही लिए। इनकी कई रचनाएं हटा दी हैं, कुछ सरल इसमें रखें ताकि आपको पढ़ने में आसान हो। दूसरा दिया मतीराम, तो मतीराम के ललित ललाम, रसराज, अलंकार, पंचाशका, मतीराम सत्सई। फिर तीसरे देव भवानी विलास, कुशल विलास, भाव विलास, रस विलास, राधिका विलास, जाति विलास, इनके सारे विलासी हैं। ठीक, फिर अगला दिया चौथा जसवंत सिंह, इनके आनंद विलास, अनुभव प्रकाश, भाषा भूषण। पांचवा है कुलपति मिश्र, तो नक्सिक, रैस और संग्राम सार। फिर मंडन का रस विलास, रस रत्नावली, नक्सिक। तो इनके आप देखा होगा कवियों के सत्सई और विलास और नक्सिक, इनका ज़्यादा इन्होंने वर्णन किया। सातवां सोमनाथ, प्रेम पच्चीसी, रस पीयूष निधि। आठवां है भिखारी दास, श्रृंगार निर्णय, काव्य निर्णय। तो यहाँ पर हमने पहले 10 लिए थे, फिर घटा के 8 कर दिए। रचनाएं भी पहले ज़्यादा ली थी, फिर कम कर दी हैं। तो ये हो गया रीतबद्ध के बारे में जानकारी, कवि और रचनाएं। अब आता है दूसरा बिंदु आपका है रीत सिद्ध काव्य। तो अब रीत सिद्ध काव्य किसे कहते हैं, तो इसके अंतर्गत वे कवि आते हैं जिन्होंने कोई रीत ग्रंथ नहीं लिखा, यानी जिन्होंने कोई रीत ग्रंथ नहीं लिखा लेकिन उन्हें रीत की जानकारी थी, जिसका उपयोग उन्होंने अपने काव्य ग्रंथों की रचना में की। कहते हैं इन्होंने रीत ग्रंथ तो नहीं लिखे लेकिन अपनी रचनाओं में रीत की जानकारी जरूर लिखी, इसीलिए कहा जाता है ये रीत सिद्ध कवि हैं। ये रीति में पारंगत अथवा सिद्ध कवि थे, इसलिए इन्हें रीत सिद्ध कवि कहते हैं। बिहारी इस वर्ग के प्रवर्तक कवि हैं, यानी जो बिहारी लाल हैं वो रीतबद्ध के रीत सिद्ध के कैसे प्रवर्तक यानी प्रमुख कवि है। तो अब आगे हम बिहारी से ही संबंधित कुछ बताते इसके डिटेल विस्तार से। बिहारी ने यद्यप कोई रीत ग्रंथ नहीं लिखा तथापि उन्होंने अपनी एकमात्र रचना सत्सई लिखी है ना, जिसे बिहारी सत्सई कहा जाता है। इसमें रीति की जानकारी का पूरा उपयोग किया गया है। जब तक किसी को काव्यांगों की तथा नायका भेद आदि की जानकारी नहीं होगी तब तक वह बिहारी सत्सई के दोहों के अर्थ नहीं कर पाएगा। देखो कितनी बढ़िया बात की, जब तक किसी को काव्यांगों की तथा नायका भेद की जानकारी नहीं होगी तब तक वह सत्सई का अर्थ नहीं कर पाएगा। जैसे उदाहरण भी एक दिया है, तो समझते हैं क्या कहा गया। कत लपटय युक्त मोह गरे सोन जूही निस्सैन, ची चंपक बरनी किए गुल्लाला रंग नैन। अब इस दोहे का अर्थ तभी समझ में आएगा जब व्यक्ति को खंडित नायिका की जानकारी होगी। तो इसकी भी हम डेडिकेट वीडियो भी बना देंगे कि नायिका से संबंधित खंडित नायिका किसे कहते हैं और भी कई नायिकाएं होती हैं किसे कहते हैं। अब पहले तो हम जान लेते हैं खंडित नायिका किसे कहते हैं। खंडित नायिका उस नायिका को कहते हैं जिसका पति किसी दूसरी स्त्री के साथ रात बिताकर प्रातःकाल रमण के चिन्हों से युक्त होकर घर पहुंचता है, उसे हम कहते हैं खंडित नायिका। ठीक है, यानी जो किसी
एक स्त्री है, उसका पति दूसरी स्त्री के साथ सो कर आया हो, तो जो सो कर आया है जिससे, उसको नहीं, अपनी पत्नी के पास आया तो और अपनी करनी को छिपाने का प्रयास करता है, ऐसी ही खंडित का यह कथन अपने पति में से है। यानी वो सोचता है कि ये जान नहीं पाई, लेकिन वो जान जाती। क्या कहती है? आपके द्वारा मेरे गले में क्यों लिपटा जा रहा है? मैं वह नहीं जो रात्रि को शयन करते समय आपके साथ थी और जिस चमकावड़ी ने आपको रात भर जगाकर आपके नेत्रों को गुलाला के फूल की तरह क्या करा? शांति लाल कर दिया, भांति कर दिया। यानी गुलाला फूल की भांति लाल कर दिया। यानी उसका एक स्त्री है, उसका पति दूसरी अपनी यानी प्रेमिका के साथ रात बिताकर आता है और अपनी पति से वो छिपाने का प्रयास करता है और उसकी नायिका समझ जाती, तब वो इस तरह की बात कहती है कि मैं वो नायिका नहीं जिसके साथ रात बिता कर आए। तो ऐसी स्त्री को खंडित नायिका कहा जाता है। अब ये कहा गया जिसको खंडित नायिका के बारे में जानकारी, तब तो वो कविताएं समझ पाएगा। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। इस दोहे में मुद्रा अलंकार का भी प्रयोग किया गया है, क्योंकि उपयुक्त अर्थ के साथ साथ कई फूलों के नाम दिए गए हैं। तो इस उदाहरण में कौन कौन से? जैसे लपटैया, मोगरा, सोनजुई, निशिसैन जिसे कमल कहते, चंपा, फिर आगे है वरना, गुल्लाला, पंचनैना। इन फूलों का इस कविता में उल्लेख किया गया। आगे फिर लिखेंगे कि ब्यारी सस्यई श्रृंगार रस प्रधान रस रीत सिद्धि काव्य ग्रंथ। यानी ब्यारी सस्यई श्रृंगार किससे ओतप्रोत है? यानी श्रृंगार रस उसमें भर भर के पड़ा, जिसमें भावों, अनुभवों, हावों आदि के उदाहरण देखे जा सकते हैं। साथ ही विविध अलंकार एवं नायिका भेद के उदाहरण भी ब्यारी सस्यई में मिलते हैं। ठीक, आगे नायिका भेद का अर्थ होता है नायिका के यानी स्त्री के अंगों का वर्णन। ब्यारी ने अपनी भाषा में समास और कल्पना की शक्ति के बल पर उनके छोटे छोटे छंदों का समावेश किया है, इसलिए उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने गागर में सागर भर दिया। उनके काव्य में भक्ति, नीति, प्रकृति, गणित, दर्शन आदि का वर्णन मिलता है। मूल रूप से ब्यारी श्रृंगार रस के कवि हैं। नायक नायिका बड़ी चतुराई से गुरुजनों से भरे सभा भवन में नैनों के माध्यम से बात कर लेते हैं। जैसे यानी इन्होंने कहा गया कि गागर में सागर, यानी कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा बात कहने का प्रयास किया है, इसीलिए गागर में सागर कहा गया। अब इन्होंने एक उदाहरण दिया कि किस तरह दो प्रेमी जो राजसभा में यानी राजा के दरबार में आंखों आंखों में बात कर ले तो किसी को पता ही नहीं चलता। कैसे? जैसे कहत नटत रीजत खिजत मिलत खिलत लजियात भरे मौन में भवन में करत हैं नैनन ईसो बात। यानी भवन में सब आपस में बातें करे, चर्चा करे, लेकिन वो आंखों आंखों में ही क्या कर देते हैं? इशारा से ही बात कर लेते। कौन? प्रेमी और प्रेम का। अब आता है रीत सिद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवि एवं कृतियाँ। तो इसके बहुत ही कम है चुने हुए। तो पहले ब्यारी, इनकी एकमात्र रचना है ब्यारी सत्सई। दूसरे हैं रसनिधि, तो इनकी रचना है रतन अजारा, कवित, सत्सई और हिंडोला। फिर है कृष्ण कवि गोविंद विलास अलंकार कलानिधि। उसके बाद चौथे हैं निरप शंभु, तो इनकी रचना नक्सिक, नायिका भेद और सात सप्तक। उसके बाद आता है तीसरा और अंतिम प्रकार, तो ये रीत मुक्त काव्य। ठीक है, तो ये क्या चले, ये रीत काल के वर्गीकरण चल रहा है। अब इसमें क्या लिखेंगे? वे कवि जो रीत के बंधन से पूरी तरह से मुक्त हैं उन्हें रीत मुक्त कहते हैं। यानी जो कवि रीत परंपरा से मुक्त हैं, उसके बंधन में नहीं बंधे हैं, वो कहलाते हैं रीत मुक्त काव्य। इन्होंने ना तो लक्षण ग्रंथ लिखे, ना रीत की जानकारी का उपयोग अपने काव्य में किया, बल्कि इन कवियों ने स्वतंत्र होकर काव्य रचना की है। रीति के बंधन से मुक्त होने के कारण ही इन्हें रीत मुक्त कवि कहा गया। इन कवियों में प्रमुख हैं घनानंद, बोधा, आलम और ठाकुर। रीत मुक्त कवियों को भी कई वर्गों में विभाजित किया गया है। जैसे यानी इनको भी विभाजित किया गया है, तो पढ़ लेते हैं। पहला रीतमुक्त श्रृंगारी कवि, रीतमुक्त प्रबंधकार, रीतमुक्त सूक्तकार, रीतमुक्त पद्यकार और रीतमुक्त फुटकल कवि। यानी अलग अलग इन्होंने दे दिया, कोई श्रृंगारी, कोई फुटकल। तो इनमें से 3-4 का हम बारे में बता भी देते हैं जो ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो रीतमुक्त श्रृंगारी कवियों में स्वच्छंद प्रेम का चित्रण करने वाले कवि घनानंद, बोधा, आलम और ठाकुर के नाम लिए जा सकते हैं। रीतमुक्त प्रबंधकारों के लाल कवि, छत्र प्रकाश, सूदन, सुजान चरित, सबल सिंह चौहान, महाभारत को रखा जाता है।
फिर अब आता है रीत मुक्त सूक्तकारों में। तो सूक्तिकारों में कौन है? में बिरंद, गिरधर दास, घाघ, बेताल जैसे कवि हैं। रीत मुक्त कवियों में सर्वप्रथम है घनानंद। इनके काव्य में प्रेम वासना नहीं है। सुजान से प्रेम करने वाले घनानंद ने प्रेम मार्ग की सरलता का चित्रण करते हुए कहा, क्या कहा? अथ सूदो सने को मार्ग है, जहाँ ने को सया न बांक नहीं, तहाँ साचे चले तज अपन आपो न पयो, झिझके कपटी जे निशांक नहीं। तो ये उन्होंने, हालांकि ये ब्रज भाषा में रीत काल में, तो आपको पढ़ने में थोड़ा कठिन लग सकता है, लेकिन इनके अर्थ बहुत अच्छे और सरल होते हैं। प्रणय विभोर मन की ऐसी कोई कृति नहीं, जिसका चित्रण घनानंद ने ना किया। प्रणय विभोर, प्रणय का अर्थ होता है मिलन का, जब नायक नायिका मिलते हैं और उसमें क्या होते हैं, विभोर डूब जाते हैं। कहते ऐसा कोई व्रत नहीं, यानी ऐसी कोई विशेषता नहीं जो इन्होंने छोड़ी हो। इनके प्रेम चित्रण में विरह की प्रधानता दिखाई देती है, यानी इनकी कविताओं में जो प्रेम का चित्रण विरह अधिक दिखाई देता है। ऐसा माना जाता है कि ये सुजान नाम की नायिका से प्रेम करते थे घनानंद, और उसने कभी इनको स्वीकार नहीं किया, इसीलिए इनकी कविताओं में विरह ज़्यादा दिखाई देता है। उनकी विरह वेदना स्वानुभूत और बनावटीपन से रहित है, इसलिए वह बहुत मार्मिक एवं मन को आकर्षित करती है। रीत मुक्त धारा के कवि प्रेम और सौंदर्य के कवि हैं। इनका सौंदर्य चित्र मांसल नावकर सूक्ष्म एवं मनमोहक है। तो उदाहरण दिया, जैसे लट लोल कपोल, कपोल करे कंठ कलकंठ बनी, जल जल जावल है, अंग अंग तरंग उठे, धुत की परिह मनो, रूपो अपय धर च्वय। अब इनके अर्थ तो नहीं दिए हैं, ठीक है, बस आप उदाहरण ही समझ लिख लो कि किस तरह से उन्होंने प्रेम से संबंधित बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण दिए हैं। प्रेम निरूपण में रीत काल के अन्य कवियों ने जहाँ शास्त्रीय परंपरा का आधार ग्रहण किया, वहीं उन्होंने शास्त्रीय परंपरा का त्याग किया। इनके काव्य में प्रकृति की भी मनोहारी छटा दिखाई देती है। प्रकृति चित्रण प्राय उद्दीपन रूप में हुआ। कहते हैं इन्होंने प्रेम के साथ प्रकृति का भी चित्रण किया है, लेकिन वो क्या है, थोड़े उद्दीपन रूप में, यानी जो हमें उद्दीपित कर देते हों। तो एक उदाहरण दिया, कारी कूर कोकला कहाँ को बैर काड़त री, कूक कूक अभई करे जो किन कोर लय। तो कोयल से संबंधित इन्होंने कविता लिखी है, वास्तव में लिखी किसके लिए? अपनी नायिका के लिए। यानी इसमें हालांकि इन्होंने चित्रण तो प्रकृति का किया, लेकिन किसके माध्यम से करा? कोयल के माध्यम। रीत मुक्त कवियों की विशेषता मुक्तक रचना की अधिक रही है। लाक्षणिक ब्रज भाषा का प्रयोग इनके काव्य में हुआ है। निश्चय ही रीत मुक्त कवियों का योगदान स्मरणीय है। फिर आगे ये हो गया उनके रीत मुक्त काव्यधारा के कवियों के बारे में संक्षेप में जानकारी। अब आता है रीत मुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि और उनकी कृतियाँ। तो पहले हैं घनानंद। घनानंद की पदावली सुजान इस प्रबंध वियोग बेली। दूसरी है बोधा इश्कनामा विरह वारिस। तीसरे हैं आलम आलम केली, ठाकुर ठाकुर ठसक और ठाकुर शतक, ये प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं हैं। तो इस प्रकार से आपके सामने हमने प्रयास किया था रीत काल का वर्गीकरण, और वर्गीकरण में संक्षेप जानकारी, और साथ में प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। थोड़ा सा आपको कठिन लग सकता है, लेकिन आप इसको ध्यान से कई बार सुनेंगे समझेंगे तो आपको आने लगेगा। ध्यान रखना। तो मैं संक्षेप में और थोड़ा सा बता दूं कि रीत काल को 3 भागों में बांटा गया है, जो आपके नीचे दिए, रीतबद्ध, रीत मुक्त और रीत सिद्ध। तो रीतबद्ध किसे कहते हैं? जो रीत की यानी परंपरा में बंधे हुए थे। जिस तरह से पहले की रीत काल के कवि रचना कर रहे थे, वैसे ये भी कर रहे थे। रीत सिद्ध उसे कहते जिन्होंने रीत में बंधे नहीं रहे, लेकिन उसका उपयोग अपनी रचनाओं में किया। रीत मुक्त में वो कवि आते जो परंपरा से बंधे नहीं थे, जिन्होंने अपने ढंग से लिखा। बस इन्हीं के बारे में फिर बताया गया थोड़ा थोड़ा, और उनके कौन से कवि हैं, उनकी रचनाएं, इतनी है इसमें। अगर उसके पश्चात भी किसी प्रकार का कोई डाउट हो इससे संबंधित रीत काल से, तो हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। तो फिर आज के लिए इतना ही। अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।